नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हमारे सामने जानकारी के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन दोनों भारत से जुड़े हैं और शायद एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं जितना पहली नजर में लगता है। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि अलग दिखने वाली चीजों में भी कोई ना कोई कनेक्शन निकल आता है। सही कहा। तो पहली खबर है राहुल गांधी का कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आया बयान। हाँ। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर कुछ काफी कह सकते तीखी बातें कही हैं। हाँ। और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि लगभग 5 साल बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही हैं। अच्छा, ये तो काफी अहम डेवलपमेंट है। 5 साल बाद। हाँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन दोनों खबरों को थोड़ा कुरेदेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। गांधी के बयान में असल बात क्या थी, क्यों कही गई और उस पर क्या माहौल बना। और फिर ये भारत चीन की उड़ानें, इनका फिर से शुरू होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मतलब हवाई जहाजों के आने जाने की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। और सबसे जरूरी सवाल, इन दोनों को एक साथ देखने की वजह क्या है? देखिए, एक तरफ देश के अंदरूनी लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसे पड़ोसी देश के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश हो रही है जिसका शासन मॉडल बिल्कुल अलग है। तो चलिए पहले राहुल गांधी के बयान से शुरू करते हैं। क्या था ये पूरा मामला? हाँ, शुरू करते हैं। ठीक है। तो हुआ ये कि 2 अक्टूबर 2025 को राहुल गांधी कोलंबिया की एआई यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे और वहां उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर होलसेल अटैक हो रहा है, मतलब एक तरह से पूरी तरह से हमला। होलसेल अटैक, ये काफी मजबूत शब्द है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बताया। ओके। उन्होंने ये भी समझाया कि भारत इतना विविध देश है, इतने सारे धर्म, परंपराएं, भाषाएं कि यहाँ लोकतंत्र के अलावा कोई और सिस्टम चल ही नहीं सकता। उनका तर्क था कि इसी विविधता यानी प्लूरलिज्म, जहाँ कई अलग अलग समूह साथ रहते हैं, इसको संभालने के लिए हमें एक ऐसा ढांचा चाहिए जहाँ सबकी आवाज सुनी जाए, सबकी जगह हो। ये एक दिलचस्प नजरिया है, मतलब विविधता को लोकतंत्र की जरूरत बताना। हाँ, और फिर उन्होंने सीधी तुलना की चीन से। कहा कि चीन का जो तरीका है सत्तावादी या ऑथोरिटेरियन, जहां सारी ताकत एक ही केंद्र या नेता के हाथ में होती है, वो भारत जैसे देश में काम नहीं कर सकता। ये तुलना तो अक्सर होती है। उन्होंने साफ कहा, हम वो नहीं कर सकते जो चीन करता है, लोगों को दबाना और एक सत्तावादी व्यवस्था चलाना। हमारा ढांचा इसे स्वीकार नहीं करेगा। ये तो मतलब सीधी टक्कर वाली बात हो गई। पर इस बयान में जो खास बात है ना, वो ये है कि ये बातें विदेश में कही गई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। जब कोई नेता अपने देश की अंदरूनी राजनीति की आलोचना किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करता है तो उस पर ध्यान ज्यादा जाता है। सही बात है। उसके मतलब भी कई बार बदल जाते हैं या ज्यादा गहरे हो जाते हैं। जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है, गांधी ने सिर्फ लोकतंत्र पर हमले की बात नहीं की, उन्होंने मौजूदा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अच्छा। जैसे कि मसलन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना, शायद उनका इशारा चुनाव आयोग, न्यायपालिका या मीडिया की आजादी जैसी चीजों की तरफ था। ओके। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता कुछ खास लोगों और बिजनेस ग्रुप्स के हाथ में सिमट रही है और जो लोग सरकार से सहमत नहीं हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की, जिसमें 2016 की नोटबंदी का जिक्र भी शामिल था। तो ये सब काफी गंभीर आरोप है जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर। बिल्कुल, ये आरोप हल्के तो नहीं हैं और जैसा आपने कहा, विदेश में ऐसी बातें कहने का एक अलग वजन होता है। इस पर भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई? जाहिर है सरकार की तरफ से कुछ कहा गया होगा। हाँ बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा की तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई। उनका मुख्य आरोप ये था कि राहुल गांधी बार बार विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और इससे देश की छवि खराब होती है। ये तर्क तो पहले भी सुना है। हाँ, उनका कहना था कि ये एक पैटर्न बन गया है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो सूत्रों में दर्ज है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। हाँ, तो ये प्रतिक्रिया भी एक तरह से भारतीय राजनीति में जो एक स्थापित पैटर्न है उसको दिखाती है। जब विपक्ष विदेश में आलोचना करता है तो सरकार अक्सर देश की छवि का सवाल उठाती है। ये बात समझ आती है। तो एक तरफ देश की अंदरूनी राजनीति का ये घमासान अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच रहा है,
ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि आज के दौर में घरेलू मुद्दे कितनी आसानी से ग्लोबल बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब गियर बदलते हैं और उस दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। भारत और चीन के बीच उड़ानों का दोबारा शुरू होना। ये क्या कहानी है? हाँ, ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है, बताइए। हाँ, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। खबर ये है कि 26 अक्टूबर 2025 से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये उड़ानें पिछले 5 साल से ज्यादा वक्त से बंद थी। 5 साल? ये तो बहुत लंबा समय होता है, खासकर दो इतने बड़े पड़ोसी देशों के बीच सीधी कनेक्टिविटी न होना। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे वजह भी थी। हम जानते हैं दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव चल रहा था, रिश्ते काफी खराब हो गए थे। गलवान के बाद से तो खास तौर पर। सही कहा। और फिर ऊपर से कोविड-19 महामारी आ गई, जिसने पूरी दुनिया में हवाई यात्रा पर ब्रेक लगा दिया था। हाँ, उसने तो सब कुछ रोक ही दिया था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत की बड़ी एयरलाइन इंडिगो शुरुआत कर रही है। वो कोलकाता और चीन के ग्वांगझू शहर के बीच रोजाना नॉन-स्टॉप उड़ानें चलाएगी। अच्छा, कोलकाता ग्वांगझू। हाँ, और उनकी दिल्ली ग्वांगझू रूट शुरू करने की भी योजना है। और सुनने में आया है कि एयर इंडिया भी शायद साल के अंत तक अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर सकती है। ओके, यानी धीरे धीरे और भी रूट्स खुल सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक सांकेतिक शुरुआत नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरी कनेक्टिविटी बहाल करने की कोशिश है। बिल्कुल। और अगर हम इसे सिर्फ हवाई जहाजों के आने जाने से आगे देखें तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। कूटनीति की भाषा में ऐसे कदम अक्सर सिंबॉलिक होते हैं, वो कुछ बड़ा इशारा कर रहे होते हैं। 5 साल बाद उड़ानों का शुरू होना दिखाता है कि पर्दे के पीछे शायद कुछ चल रहा है, कुछ बातचीत, कोई समझ बनी होगी। हाँ, ये मुमकिन है। सूत्रों का कहना है कि इसका मकसद साफ है, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, यानी पीपल टू पीपल कनेक्ट, सीमा पार व्यापार और पर्यटन को फिर से खोलना, जो कि काफी रुक गया था। हाँ बिल्कुल। और शायद दोनों देशों के बीच रणनीतिक जुड़ाव को भी थोड़ा बेहतर करना, खासकर तब जब कई सालों के तनाव के बाद रिश्तों में थोड़ी नरमी लाने की कोशिश हो रही है। ये कनेक्टिविटी का व्यवहारिक पहलू है। लोग, सामान, बिजनेस आइडियाज, ये सब अब फिर से ज्यादा आसानी से आ जा सकेंगे। तो क्या ये अचानक हो गया या इसकी कोई तैयारी चल रही थी? सूत्रों में इसके पीछे की कहानी के बारे में कुछ है? नहीं, सूत्रों के मुताबिक ये कदम अचानक नहीं उठाया गया है। इसके पीछे महीनों तक तकनीकी स्तर पर बातचीत चली है। अच्छा, महीनों तक? हाँ, यानी अधिकारियों के लेवल पर, एयरलाइन कंपनियों के लेवल पर, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दों पर काफी काम हुआ है। इसे दोनों देशों के बीच रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य बनाने की एक बड़ी कोशिश के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। धीरे धीरे सामान्य बनाना, ये शब्द अहम लगते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, रिश्ते पूरी तरह नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये उस दिशा में एक सोचा समझा कदम है। इसे भू राजनीतिक तनाव, यानी देशों के बीच सत्ता और भूगोल से जुड़े तनाव को कम करने और आपसी बातचीत और लेन देन को आसान बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये दिलचस्प है। एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में चीजें जाती दिख रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी विदेश में भारत के लोकतंत्र की कह सकते हैं तारीफ कर रहे हैं, उसे चीन के सत्तावादी मॉडल से बेहतर बता रहे हैं और लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहे हैं। और लगभग उसी समय भारत सरकार उसी चीन के साथ व्यावहारिक रिश्ते सुधारने के लिए सीधी उड़ानें शुरू कर रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? इस सब का मतलब क्या निकाला जाए? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है यहाँ पर। ये दोनों घटनाएं जो पहली नजर में बिल्कुल अलग लगती हैं, असल में भारत के सामने आज जो बड़ी चुनौतियां और दिशाएं हैं, उनके दो अहम पहलू दिखाती हैं। कैसे? पहचान क्या है, ये सारे सवाल हैं। गांधी का बयान इसी दायरे में आता है। ठीक है। और दूसरी तरफ भारत के बाहरी रिश्ते, खासकर चीन जैसे ताकतवर और कह सकते हैं मुश्किल पड़ोसी के साथ संबंधों को कैसे साधा जाए, ये उड़ानों का शुरू होना उस दायरे में आता है। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है ना, कि गांधी के भाषण में भारत की लोकतांत्रिक पहचान पर जोर दिया जा रहा है, खासकर चीन के मॉडल के खिलाफ, और लगभग उसी वक्त उसी चीन के साथ व्यावहारिक जुड़ाव जैसे उड़ानें शुरू करना का एक ठोस कदम उठाया जा रहा है। तो क्या ये दोहरापन है या कुछ और? देखिए, इसे दोहरापन कहना शायद जल्दबाजी होगी। हो सकता है ये यथार्थवादी विदेश नीति है,
जिसे रियल पॉलिटिक भी कहते हैं, यानी ऐसी नीति जो आदर्शों या विचारधारा के बजाय जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हितों पर आधारित हो। मतलब प्रैक्टिकल होना। हाँ, बिल्कुल। शायद ये दिखाता है कि देशों को अक्सर एक ही समय पर विचारधारा और व्यावहारिकता दोनों को साधना पड़ता है। आप अपने मूल्यों की बात भी करते हैं और साथ ही अपने हितों के लिए जरूरी कदम भी उठाते हैं, भले ही वो उस देश के साथ हो जिससे आपकी विचारधारा ना मिलती हो। हाँ, ये दुविधा शायद कई बड़े देशों के सामने आती होगी, खासकर जब उन्हें अलग राजनीतिक व्यवस्था वाले ताकतवर देशों के साथ डील करना होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि जिस देश को लोकतंत्र के विपरीत मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, उसी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश भी हो रही है। सुनने वालों के लिए ये समझना क्यों जरूरी है? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उन ताकतों और प्राथमिकताओं को दिखाता है जो आज भारत को आकार दे रही हैं, अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी। अच्छा। ये सिर्फ दो अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीय पहचान, शासन का तरीका, गवर्नेंस और विदेश नीति की रणनीति के बारे में चल रही बड़ी बहसों का आईना है। ये दिखाता है कि भारत को एक ही समय पर अपने अंदरूनी मूल्यों और बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं दोनों के साथ संतुलन बनाना पड़ रहा है। ये जानना हमें ये समझने में मदद करता है कि देश किस दिशा में जा रहा है और किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने दो मुख्य बातों पर ध्यान दिया। पहला, राहुल गांधी का कोलंबिया में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने भारत में लोकतंत्र पर पूरी तरह हमले का आरोप लगाया, भारत की विविधता और बहुलवाद की जरूरत पर जोर दिया और चीन के मॉडल से उसकी तुलना की। हाँ, और इस बयान ने देश के अंदर और बाहर दोनों जगह काफी हलचल मचाई। बिल्कुल। और दूसरा, भारत और चीन के बीच 5 साल के लंबे अंतराल के बाद सीधी उड़ानों का फिर से शुरू होना, ये एक व्यवहारिक कदम है जिससे व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क बढ़ने की उम्मीद है। और इसे दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों में कुछ नरमी आने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसा कि हमने देखा, एक तरफ भारत की लोकतांत्रिक पहचान पर जोर दिया जा रहा है, खासकर चीन के मॉडल से अलग होने पर। गांधी का बयान इसका एक उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ उसी चीन के साथ व्यवहारिक जुड़ाव की जरूरत भी महसूस की जा रही है, जिसका सबूत ये उड़ाने हैं। तो सवाल ये उठता है कि लंबे समय में ये दोनों चीजें, यानी विचारधारा में अंतर और व्यवहारिक जरूरतें, एक साथ कैसे चलेंगी? क्या इनमें टकराव होगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, भारत के लिए आगे का रास्ता कैसा होगा, जहां उसे अपने अंदरूनी लोकतांत्रिक आदर्शों और बाहरी दुनिया की भू राजनीतिक सच्चाइयों के बीच संतुलन साधना है? क्या विदेश नीति में व्यवहारिकता हमेशा विचारधारा पर भारी पड़ेगी, या फिर देश के अंदरूनी मूल्य बाहरी रिश्तों को भी प्रभावित करेंगे? ये वो सवाल है जो इन दोनों खबरों को एक साथ देखने से उभरता है और जिस पर शायद आने वाले वक्त में और सोचने की जरूरत होगी। ये कोई आसान जवाब वाला सवाल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली कश्मकश है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।